हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, डेली की बात हम लोग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक लेकर आए हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। जो आपका वीडियो लगातार चल रहा है वो टॉपिक वाइज ही चल रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आगे चलते हैं, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं एरिक एरिक्सन, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो एरिक्सन है ये नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, और वे फ्रायड के सिद्धांत का काफी सीमा तक समर्थन करते हैं। यानी कि जो एरिक्सन है वो फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जो फ्रायड के सिद्धांत को काफी सीमा तक, काफी हद तक इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। कामुकता को इन्होंने कोई प्राथमिकता नहीं दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत को, ज़्यादातर सामाजिक सिद्धांत को इन्होंने प्राथमिकता दिया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सांवेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। अगर देखा जाए, जो इनका सिद्धांत है, इनके सिद्धांत में ज़्यादा करके व्यक्तिगत जो सिद्धांत है और सांवेगिक विकास है और सांस्कृतिक विकास, इन सभी को सामाजिक विकास में समन्वित किया गया है। किसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग, एरिक्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने तीन प्रकार के व्यक्तिगत, सामूहिक और सांस्कृतिक, ये तीनों प्रकार के विकास को सामाजिक विकास में मर्ज कर दिया है। अतः इसे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहा है। तो इन्होंने जो सामाजिक सिद्धांत दिया है, इसके अंतर्गत जो बालक होता है, बालक का व्यक्तिगत विकास भी रखा है और उसकी संवेगिक विकास भी रखा है। संवेगिक विकास का मतलब, हम संवेग आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो संवेग होता है वह दो प्रकार का होता है। एक सकारात्मक संवेग होता है और एक नकारात्मक संवेग होता है। तो इन संवेगों का जो विकास होता है व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत को। ठीक है, आगे देखते हैं। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो 1963 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक, उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी ही नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक, सॉरी, मनुष्य केवल, यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य केवल, तो देखेंगे इसमें इन्होंने स्पष्ट किया था कि मनुष्य केवल, यहाँ पे सामाजिक प्राणी काट देंगे, मनुष्य केवल सामाजिक यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं, मनुष्य केवल जैविक व मानसिक प्राणी ही नहीं, बल्कि मानसिक प्राणी ही नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। ठीक है, एक कृति में, जिनको जो कृति है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य केवल जैविक व मानसिक प्राणी ही नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। और एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। तो आइए देखते हैं वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग, विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, इस अवधि को जन्म से 18 माह तक, यानी कि 1.5 वर्ष माना है। बच्चों को अपने माता, इसके में देखेंगे, इस अवस्था में बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है। जी सही है, जो उनमें विश्वास का भाव विकसित करता है, बिल्कुल सही। तथा जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते हुए छोड़ देते हैं, तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बालक है, छोटा बालक वो किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है, अगर आप उसकी जिद पूरी करते हैं तो वो आपको बहुत ही प्यार करता है। अगर आप जिद उसकी पूरी नहीं करते हैं और वो रोते बिलखते उसे आप छोड़कर चले जाते हैं, तो वो कुछ घंटे तक या कुछ दिनों तक आपके पास गुस्से से नहीं जाएगा, आपकी गोद में वो गुस्से में आपसे नफरत करने लगेगा। तो वहाँ पे अविश्वास की भावना विकसित होने लगती है। आगे देखते हैं, अगर यह भी देखिए कि बच्चे को अगर आप कोई भी इच्छा पूरी करते हैं तो बच्चा आप ही के पास ज़्यादा वो लगन से रहने लगता है। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक, इसकी जो अवस्था होती है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था इसकी होती है। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि कुछ काम करने लगता है, लेकिन और दूसरों पर यह निर्भर नहीं रहना चाहता। 1.5 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा खुद अपना काम करना चाहता है और ये दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। अगला देखते हैं, दूसरी तरफ देखें तो बहुत सख्त माता पिता, इसी के अंदर देखेंगे, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते हैं तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिसके कारण बच्चे अपने अंदर लज्जा का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे अगर बात करें कि आपके घर में कोई बालक है, ठीक है,
आप उसे बेवजह भी अगर छोटी-सी भी गलती कर दे रहा है, तो उसे आप तुरंत इस तरह डाँटते हैं जैसे उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो वो बच्चा अगर कुछ सही भी कर रहा होगा ना, अच्छा मान लीजिए आप किसी काम बच्चा कोई भी काम है, अगर वो सही भी काम कर रहा है, उसे अगर आप डाँट दे रहे हैं, तो वो अपने आप को वो डर जाएगा, ठीक है? वो डर जाएगा कि हमसे ये गलत काम हो गया या मैं ये काम नहीं कर सकता, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा और वो सही करते हुए भी वो काम छोड़कर चला जाएगा। और वो कहीं न कहीं इससे क्या होगा, बच्चे की जो रचनात्मक कौशल रहेगा, बच्चा अगर कुछ नया करने की भी कोशिश करेगा ना, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर आ जाएगा कि अभी माता-पिता या मम्मी-पापा जो भी हैं, वो उसको बुरी तरह से डाँट देंगे अगर वो कुछ भी करेगा। इस डर से बच्चा कुछ भी नहीं करता और वो कहीं न कहीं आगे चल कर के थोड़ा-सा गंभीर दब्बू हो जाता है और वो कुछ करने की भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर लज्जा या डर का अनुभव हो जाता है। आगे देखते हैं पहल शक्ति बनाम दूषित। यह इसकी जो आयु होती है, यह 3 से 5 वर्ष पहल शक्ति बनाम दूषित। इसकी उम्र जो होगी 3 से 5 वर्षों की अवस्था को कहा जाता है। यह बच्चों का पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था होती है। यह बच्चों की पूर्व आरंभिक बाल्यावस्था होती है। माता-पिता बच्चों को ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में नई-नई खोज करने की प्रेरणा देते हैं। जो माता-पिता होते हैं, वो बच्चों को ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में नई-नई खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसकी बुद्धि को स्टार्टिंग में ही भाँप जाते हैं कि बच्चा किस लाइन का ज़्यादा जानकार है, किस क्षेत्र में ज़्यादा जानकार है। तो बच्चे को क्या करते हैं, आप छोटी-छोटी चीज़ें दे देते हैं कि ये बनाओ, ये काम करो, तुम कर सकते हो। तो उसमें क्या करता है, बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है और उसमें नई-नई खोज करने की जो प्रेरणा उसे मिलती है, वो माता-पिता के द्वारा ही मिलती है और इसी को पहल की संज्ञा दी गई है। और जब माता-पिता पहल करने पर उनकी आलोचना या दंड देते हैं, तो बच्चों में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है और जब वही काम बच्चा अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है, तो उसे क्या मिलती है, एक डाँट मिलती है या उसे कुछ दंड मिलता है या उसकी आलोचना की जाती है कि तुम्हारे बस का नहीं है, तो मतलब उसको पूरी तरह से हिला कर रख दिया जाता है कि वो उसको झंझोड़ दिया जाता है डांट करके, आलोचना करके, कि फिर वो दोबारा काम कोई करने की इच्छा ही नहीं रखता है। तो इस तरह बच्चों में दोष भाव उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी आलोचना या दंड मिल जाता है उसे इस प्रकार से। तो आगे देखते हैं, यह था पहल शक्ति बनाम दोष। अब चलते हैं परिश्रम बनाम हीनता। जो परिश्रम बनाम हीनता है, इसको 6 से 12 वर्ष की आयु के अंतर्गत रखा गया है। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूतियाँ मिलती हैं, तब वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। देखेंगे, जब बच्चों को पहल पहल आपने देखा पहल क्या होता है, तो पहल में जो बच्चों को नई नई खोज करने की विधि या नई नई खोज करने की प्रेरणा मिलती है, उसी को पहल कहा जाता है। तो उस पहल से जो उत्पन्न होती हैं नई अनुभूतियाँ मिलती हैं, तब वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं और इसे ही परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है, तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न होता जाता है। जैसे अगर स्कूल में वह आपने उसको उससे उम्मीद किया था कि वह स्कूल में टॉप करेगा, लेकिन वह कहीं रैंक में 5वें 6वें रैंक पे आ जाता है, यानी कि उसको उसके कंपेयर में असफलता ही मिली, तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसकी समाज में आलोचनाएँ होने लगती हैं और परिवार की तरफ से उसे कहीं-कहीं डाँट और डपट भी मिलने लगती हैं। उसकी आलोचनाएँ होने लगती हैं, तो वो उसका मन थोड़ा टूट जाता है और वह क्या करता है, उसके अंतर्गत एक हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता, हो सकता है ये कि मुझसे न हो पाए, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। तो उसके अंतर्गत ये नहीं की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह काम को करने में डरता है। आगे देखेंगे, अहम बनाम भूमिका संभ्रांति। इसकी जो अवस्था रखा गया है 12 से 18 वर्ष के बीच में, यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर में यह जानने की प्राथमिकता होती है कि वह कौन है। जब किशोरावस्था में बालक पहुंचता है, तो वह सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश करता है कि वह कौन है और किस लिए है। मतलब वह इतना बड़ा हुआ, इतना उसका डेवलप हुआ, तो वो किस लिए हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, वो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को जानने की कोशिश करता है और अपने जीवन में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब की खोजबीन करने में लग जाता है कि उसे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्या है, वह क्यों है और कौन है और किस लिए है। इन सब की जांच पड़ताल करने के लिए वो खुद को खोजने में पूरा समय लगाता है और इसे पहचान की जो इस पहचान की संज्ञा दी है, तब तथा जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तब वह संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो बालक है, किशोरावस्था में पहुंचने के बाद किशोरावस्था में पहुँचने के बाद और अपने जीवन में कहाँ जा रहा है, कौन है, क्या किस जो इसके अंदर प्रश्न उठते हैं, इन सब को खोजने के लिए जो उसे पहचान दी गई है, ठीक है? उसकी पहचान की एक संज्ञा है जो उसकी खोज में, जिसकी तलाश में वो भटकता रहता है और जब उसे भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाता है, तब उसमें संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है? आगे देखते हैं घनिष्ठता बनाम विलगन या अलगाव। अब घनिष्ठता बनाम विलगन क्या होता है? इसकी जो उम्र होती है 18 से 35 वर्ष की आयु होती है और इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाता है।
जब व्यक्ति वे दूसरे के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, जब व्यक्ति व दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस समय, कॉलेज में ग्रेजुएशन होंगे या इंटरमीडिएट होंगे, किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, तो उसमें आप जब भी मित्रता करते हैं, क्या करते हैं? मित्रता करते हैं, तो उसमें आप पूर्ण रूप से मित्रता निभाने के लिए उसके सुख दुख में साथ देते हैं, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को उसके सुख दुख में समर्पित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका मित्र है। क्या है? आपका मित्र है। तो आपके मित्र हैं तो आप आपको पूरी तरह से उनके लिए समर्पित कर लेते हैं, और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं, तो वह सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। आगे देखते हैं, जननात्मक बनाम स्थिरता। इसकी जो एज होती है 35 से 65 वर्ष तक होती है, जननात्मक बनाम स्थिरता की। यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उसे समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। यह अवस्था यहाँ पे देखेंगे मध्य वयस्क अवस्था कहलाती है, और इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण के लिए तथा उसे समाज के लिए जननात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज में बालक के समाज में जो बालक को एक सामाजिक रास्ते पर लेकर चलना होता है, सामाजिक रास्ते पर लेकर चलना होता है, वो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के थ्रू ही सीखती है। जैसे हमारी जो पीढ़ी है वो हमारे पूर्वज जो हैं उनको देखकर चलती है। तो उनका जो सिद्धांत था, उनका जो सामाजिक विकास था, वो जिस रास्ते पर चलते थे, अगर उनका सही रास्ता था तो वो समाज में एक उदाहरण बनकर निकलता था, और उसी के थ्रू देखकर जो नई जनरेशन थी, नई जनरेशन उसको देखकर सीखती थी। तो वो कहीं न कहीं क्या काम करते थे, वह विकास जो था वो जननात्मक उत्पादकता वाला विकास था, जो हमारे पूर्वज थे। और हमसे जो हमारी पीढ़ी आगे आगे आने वाली पीढ़ी सीखेगी, तो हम उस सामाजिक विकास के जननात्मक होंगे। ठीक है? और यहाँ पे देखते हैं अगला, लेकिन जब व्यक्ति को जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जब कोई व्यक्ति समाज में सामाजिक विकास या जननात्मक उत्पन्नता का जो विचार है वो उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कितने लोग होते हैं कि अपने आप को एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि बस हम जिस तरह जी रहे हैं उसी में हमारी ज़िंदगी है, और हमारी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाए, हम चाहे जो करें। तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिन्हें समाज में जननात्मकता उत्पादन करने से कोई मतलब नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हम जैसे हैं हम अपने आप में अच्छे हैं, हमसे हमारे ऊपर जो भी हम कर रहे हैं हमसे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमसे कोई क्या सीख रहा है या हमको देखकर कोई क्या बोलेगा। तो इस तरह के लोग होते हैं, उनमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है, और वो सामाजिक जो विकास होते हैं उसमें कोई जननात्मकता की भूमिका नहीं निभाते हैं। कुछ लोग ऐसा निभाते हैं जो एग्जाम्पल बनकर उभरते हैं। तो आगे देखते हैं, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य या निराशा। तो आठवां जो है ये 65 वर्ष के बाद उत्पन्न होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। तो इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो लास्ट स्टेज चलती है, मृत्यु की अवस्था में रहता है या मृत्यु के समीप रहता है। तो उस समय जो व्यक्ति है अपनी सारी जिम्मेदारियों को याद करता है, सारी अवस्थाओं को याद करता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी काम किया वो कुछ जिम्मेदारी पूर्व थी या नहीं थी, या ऐसे ही हमने पूरी जीवन काट दिया। तो अगर परिणाम धनात्मक होता है तो उसमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है। अगर परिणाम धनात्मक होता है मतलब उसकी याददाश्त में ऐसा आता है कि हमने कुछ धनात्मक कार्य किए हैं, जिससे समाज को हमारा एक जिससे समाज को या पीढ़ी को या हमारे घर परिवार के छोटे सदस्यों को हमसे कुछ सीखने को मिला है, तो उसमें एक संपूर्णता का भाव विकसित होता है। अगर परिणाम नेगेटिव होता है तो उसमें नैराश्य का भाव होता है, वह उदास होता है, निराश होता है कि हमारी इतनी ज़िंदगी कट गई लेकिन हमने एक अच्छा काम नहीं किया, जिससे हमारे सामने वाला या हमसे छोटा परिवार जो हमारी अगली पीढ़ी है हमसे कुछ सीखी हो। तो उसमें नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाता है, निराशाजनक उसकी ज़िंदगी होती है। तो दोस्तों ये रहा हमने 8 प्रकार के जो एरिक एरिक्सन के दिए गए मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत था, उसके बारे में हमने देखा। तो दोस्तों इसमें आप ज़रूर कमेंट करके बताएँगे कैसा लगा। आगे चलते हैं सामाजिकरण के साधन। अब ये सामाजिकरण के साधन क्या होते हैं? तो इसमें देखते हैं सामाजिकरण के साधन में परिवार। अब परिवार क्या होता है? तो इसे सामाजिक गुणों का पालक कहा जाता है। सामाजिक गुणों का पालक। सामाजिक गुणों का पालक किसे कहा जाता है? तो यह परिवार को कहा जाता है। यह सामाजिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं विद्यालय। विद्यालय सामाजिकरण का यह देखेंगे सामाजिकरण का सक्रिय सामाजिकरण का सक्रिय एवं औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन औपचारिक साधन है कौन? विद्यालय।
तो परिवार जो है सामाजिक गुणों का पालक कहा जाता है परिवार को, और विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय एवं औपचारिक साधन कहलाता है। अब आते हैं तीसरा समाज। तो समाज का जो समाजीकरण के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है, और मनुष्य एक कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक प्राणी से मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए थोड़ा सामाजिक प्राणी के बारे में जानते हैं। हम कभी से सामाजिक प्राणी चिल्ला रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी को सामाजिक प्राणी का मतलब ही ना पता हो। तो सामाजिक प्राणी में अगर देखा जाए तो बच्चों एक तरह से तो सॉरी बच्चों कह दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो सामाजिक प्राणी होता है यह किस प्रकार, इसमें देखिए व्यक्तिगत व्यवहार भी शामिल होते हैं, ध्यान से समझेंगे। और इसमें व्यक्तिगत व्यवहार के साथ साथ संवेग भी शामिल होते हैं, संवेग। और देखा जाए तो इसमें संस्कार और संस्कृति भी शामिल होती है, संस्कार और संस्कृति भी शामिल होती है। ये तीन चार चीज़ों से मिल करके सामाजिक प्राणी बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे असामाजिक प्राणी, अगर मान लें जो असामाजिक प्राणी होते हैं, पहले हम सामाजिक ही समझते हैं। तो इसमें जो होता है, कोई मान लीजिए हम बालक ले लेते हैं एग्जाम्पल में। तो अगर एग्जाम्पल में हमने बालक ले लिया, तो बालक का व्यक्तिगत व्यवहार, ठीक है, समाज में, समाज किससे बना है? समाज बना है कम से कम दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो भी विचारों का आदान प्रदान होता है, वहाँ से समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखें, अगर कोई बालक है, उसके व्यक्तिगत व्यवहार जो है वो सामने के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, तो कहीं पे यहाँ पे देखेंगे दो प्रकार से ही प्रभाव डालेंगे, या तो निगेटिविटी डालेंगे या तो पॉजिटिविटी डालेंगे। तो इन विचारों का जो आदान प्रदान होगा व्यक्तिगत रूप से, दो से या चार लोगों के बीच में जो इनका विचार का आदान प्रदान होगा, वो इनका व्यक्तिगत व्यवहार होगा। उससे समाज इनको रिप्लाई करेगा कि हाँ आप पॉजिटिव हैं बात कर रहे हैं या निगेटिव बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जो आपके आसपास लोग होंगे। और संवेगात्मक अगर कोई व्यवहार है आपका, मान लीजिए आप समाज में किसी बात पर गुस्सा हो रहे हैं, किसी बात पे खुश हो रहे हैं, तो वो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि वहाँ पे कि माहौल कैसा है, पर्यावरण कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे सब लोग दुख के मारे रो रहे हैं और आप वहाँ पे हंस रहे हैं। तो यहाँ पे भी इस चीज़ का फर्क पड़ता है। और संस्कार और संस्कृति, इन सब से समाज आपसे सीखता है और आप समाज से सीखते हैं, ठीक है। समाज दो चार लोगों का जो, आप दो चार लोगों के बीच से घिरे हुए हैं, उनसे भी आप कुछ सीखते हैं और वो भी आपसे कुछ सीखते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव का जो आदान प्रदान होता है, पॉजिटिव निगेटिव विचारों का, उससे समाज भी सीखता है और आप भी सीखते हैं। तो यही क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है, जिसके थ्रू आप एक दूसरे से लोग कुछ न कुछ सीखते हैं और कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो उसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने से लेकर व्यवहार से लेकर हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। और जो असामाजिक प्राणी होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खाने और जाने से मतलब होता है, उन्हें किसी को देखकर उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। जैसे ऐसे लोगों को पशु कहा जाता है, बस खाइए और मस्त रहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है कि हमसे किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है या हमसे किसी को क्या नुकसान हो रहा है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो जानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जैसे रहेंगे, जैसे हमारा मन करेगा हम वैसे जिएँगे, वैसे रहेंगे। किसी को हमारी वजह से दुःख हो, चाहे पीड़ा हो, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो असामाजिक प्राणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं राज्य। राज्य का महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, वो नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करना। नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। अब इसका मतलब क्या होता है, जो राज्य होगा, राज्य का एक मुखिया होगा, मुखिया होगा। वो राज्य का मुखिया जो होगा, जितने भी उस राज्य के नागरिक होंगे, उन नागरिकों को एक नियम और कानून में बांधे रखेगा, ताकि किसी को किसी की वजह से कोई नुकसान ना होने पाए। तो ये राज्य का काम होता है प्रशिक्षित करना। खेल तथा मित्र, खेल तथा मित्र में देखेंगे तो यह भी सामाजिकरण की एक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इससे अक्सर क्या होती है, दोस्ती होती है और दुश्मनी भी होती है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का जो खेल तथा मित्र का भावना है, इसमें कई प्रकार के दोस्ती और दुश्मनी और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो खेल भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं समुदाय की बात करते हैं। तो समुदाय क्या होता है? समुदाय वह व्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसमें ये व्यक्तियों का ही आवरण होता है, व्यक्ति का ही आवरण होता है। जैसा समुदाय होगा वैसा ही व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। तो ये व्यक्ति का जो सामाजिकरण होता है, वो समुदाय पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए संस्कारी समुदाय है, तो संस्कारी समुदाय के अंतर्गत रहने वाले जो बालक होंगे, वो कैसे होंगे? वो संस्कारी ही होंगे, ठीक है। अगर लुटेरों के बीच में रह रहे हो, तो आपको संगत का असर पड़ेगा, तो आप भी लुटेरे या चोर बनोगे, ठीक है। तो इस तरह से समुदाय का भी असर पड़ता है। अब आते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास क्या होता है? इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि संवेगात्मक विकास होता क्या है। इसमें आ जाइए। तो यह जो बना है संवेग, संवेग सबसे पहले हम देखेंगे। संवेग, संवेग जो है अंग्रेजी में इमोशन शब्द से बना है, ध्यान से देखेंगे। इमोशन शब्द से बना है, और इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, इस शब्द की, इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, वो लैटिन भाषा के, लैटिन
भाषा के इमोवेयर इमोवेयर से बनी है। ठीक है, ये लैटिन भाषा इमोवेयर, और जिसका अर्थ होता है, इसका अगर अर्थ देख लें क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। संवेग का अर्थ होता है, मतलब इमोवेयर का उत्तेजित होना। उत्तेजित होना, इस प्रकार जो संवेग का टोटली अर्थ देखा जाए तो संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित दशा। टोटल मिला करके उत्तेजित दशा संवेग का अर्थ होता है। और मनुष्य अपनी जो नियमित जिंदगी होती है, नियमित जिंदगी में सुख दुख क्या क्या होता है, सुख होता है, दुख होता है, ठीक है, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या और घृणा घृणा ये सब जो होती हैं, इन सब का अनुभव करता है कौन, मनुष्य इन सब का अनुभव करता है। और वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, यह अवस्था संवेग कहलाती है। यह सब किसी उत्तेजनावस्था में करता है, उत्तेजनावश करता है। और यही जो उत्तेजनावश करता है, सुख दुख भय क्रोध प्रेम ईर्ष्या घृणा, इन सब का अनुभव जो उत्तेजनावश करता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को संवेग कहा जाता है, इमोशन कहा जाता है। तो शिशु देखेंगे एक चीज, अगर शिशु एवं उनके माता पिता जो होते हैं या पालनकर्ता जो भी होते हैं, उनके बीच जो स्नेह का जो सांवेगिक बंधन विकसित होता है, उसे आसक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए जब हम कोई डर से भयभीत होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम किसी डर से भयभीत होते हैं तो हम भय की वस्तु से दूर भाग जाते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ से हमें डर लगता है, तो उस वस्तु से हम दूर भागते हैं। जो हमारे शरीर में पसीना आ जाता है उस वस्तु को देखते हुए, इतना डर आ जाता है कि हमें शरीर में पसीना तुरंत आ जाता है और हम कांपने लगते हैं, हमारा हृदय जोर से धड़कने लगता है। और हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। क्या है, संवेग। इस दशा में व्यक्ति का बाह्य और आंतरिक व्यवहार दोनों बदल जाता है, बाह्य प्लस आंतरिक व्यवहार दोनों बदल जाता है। ये हमारा क्या है, संवेग है। आगे देखते हैं संवेग के प्रकार। अब संवेग के प्रकार में देखेंगे तो संवेग दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखते हैं, पहला है सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक संवेग। और दूसरा होता है नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग, तो सकारात्मक संवेग क्या होता है, ये सुखकर होते हैं, सुखदायी होते हैं। कैसे होते हैं, सुखदायी होते हैं। सुखदायी में कौन कौन से, जैसे प्रेम, हर्ष, उल्लास, उल्लास, ठीक है, आनंद, स्नेह, ये सब जो होते हैं, ये हर्षदायी सुखदायी होते हैं, ये सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें नकारात्मक संवेग की, तो नकारात्मक संवेग जो होते हैं, ये कष्टदायक होते हैं, कष्टदायक होते हैं। कष्टदायक बोले तो, कष्टदायक में अगर देखा जाए तो जैसे भय, भय क्रोध, भय क्रोध और चिंता, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ईर्ष्या आदि, ये सभी जो होते हैं, ये सभी नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक संवेग। और सुखदायी संवेग यानी कि सकारात्मक संवेग कौन होते हैं, ये सुखदायी संवेग होते हैं, जो प्रेम हर्ष उल्लास आनंद स्नेह, ये सब सकारात्मक संवेग होते हैं। तो अब बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कल की वीडियो में मूल प्रवृत्ति एवं संवेग से संबंध। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो हम लोग कल पढ़ेंगे मूल प्रवृत्ति, जिसके जन्मदाता मैकडूगल हैं। तो उनके बारे में कल वीडियो देखते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।